नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस न्यू वीडियो सेशन में। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट किए हैं रिवीजन के तौर पर। ये हमारा नोट्स है, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग रिवीजन कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री को। तो मॉडर्न हिस्ट्री में भी हम लोग सबसे पहले जो स्टार्ट किए थे वो टॉपिक था हमारा भारत में यूरोपियों का आगमन। तो यूरोपियों का आगमन का जो हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी रिवीजन कर रहे हैं, इसका 2 वीडियो आप लोग को पहले ही बना दिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। इसका फुल प्लेलिस्ट बना दूंगा पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का, प्रत्येक टॉपिक का। तो वहाँ से आप लोग पहला का 2 वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोग स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि ऐसे यहाँ से देखिएगा तो हो सकता है बीच से आप स्टार्ट कर रहे होंगे। तो आप लोग पहले पहला और दूसरा वीडियो देख लेंगे ताकि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए शुरू से लेकर अंत तक। तो कल जो हम लोग ने पढ़ा था उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर आज हम लोग न्यू चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल हम लोग ने पढ़ लिया था ये सब, जिसे आप लोग यहाँ पर दिख रहा था। हम लोग कल पढ़े थे कि जो पुर्तगाल भारत में आया था उसका 2 कारण थे, एक आर्थिक कारण था, एक धार्मिक कारण था। ये सब हम लोग पढ़े थे। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि वास्को डी गामा जो 1498 ईस्वी में भारत आया हुआ था ये जो है भारत के जो केरल है वहाँ के कालीकट बंदरगाह पर उतरे थे, ये हम लोग पढ़े थे। उसके बाद एक चीज़ छूटा हुआ था यहाँ पर कि अब्दुल मजीद जो कि एक गुजरात पथ प्रदर्शक है, तो इसी के मदद से वास्को डी गामा भारत आया हुआ था। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि वास्को डी गामा को भारत आने में कौन मदद किया था। तो ये अब्दुल मजीद जो है हमारा, इसी ने मदद किया था। ये कौन है? तो गुजरात के पथ प्रदर्शक हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर ये भी पढ़ लिए थे कि राजा जमोरिन ने क्या किया था, उसका स्वागत किया था, ये भी हम लोग पढ़े थे। फिर आगे हम लोग यहाँ पर देखें तो 1500 ईस्वी में अल्वारेज केबरल के नेतृत्व में पुर्तगालियों का दूसरा अभियान दल भारत आया था, पढ़े थे। फिर 1502 में वास्को डी गामा जो पुनः भारत आया था। उसके बाद गवर्नर के बारे में हम लोग पढ़े थे। 2 गवर्नर जो यहाँ पर है आप लोग को मिल जाएगा। पहला गवर्नर जो था वो अल्मीडा बना था, देख सकते हैं आप लोग। अल्मीडा पहला गवर्नर था, इसने क्या किया था, कोचीन का दुर्गीकरण किया था। फिर हम लोग ने पढ़े थे अल्बुकर्क के बारे में। तो अल्बुकर्क का आप लोग देख सकते हैं, इसको हम लोग राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी भी कहते हैं। और ये वास्तविक संस्थापक था किसका, पुर्तगाली सत्ता का भारत में। और इसने गोवा को जीत लिया और क्या किया, इसका किलाबंदी करवा दिया। और आपको याद रखिएगा कि बीजापुर से गोवा को जीतने में अल्बुकर्क का मदद जो किया था वो इस्माइल आदिल शाह ने किया था। और इस्माइल आदिल शाह को हराया था, लेकिन इसका मदद जो किया था अल्बुकर्क का वो किया था विजयनगर साम्राज्य के जो उस टाइम शासक थे कृष्णदेव राय ने मदद किया था। ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद हम लोग वास्को डी गामा के बारे में पढ़े थे कि वास्को डी गामा जो यहाँ गवर्नर बने थे वो 1524-29 गवर्नर बना। उसके बाद इसका मृत्यु हो गया था 1537 में गोवा में ही। तो गोवा में मृत्यु होने के कारण उसका वास्को डी गामा का कब्र जो है वो गोवा ही बनाया गया। उसके बाद हम लोग पढ़ते सेंट जेवियर का भी कब्र जो है वो कहाँ पर, गोवा में ही स्थित है। फिर हम लोग नूनोदय कुन्हा स्टार्ट किए थे। आज हम लोग अच्छे से तरीके से पढ़ेंगे नूनोदय कुन्हा के बारे में और आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग लगातार बने रहिएगा इसी तरह का कवर करने के लिए, तो आप लोग को अच्छी तरीके से तैयारी हो जाएगा, खास करके जीके जीएस का। तो ये जो वीडियो आप लोग को मिल रहा है ये एनटीपीसी, खास करके आप लोग को पता है एनटीपीसी में हिस्ट्री का जो प्रश्नों की संख्या है वो अधिकतर है। तो हिस्ट्री को हम लोग अच्छी तरीके से कवर कर लेंगे तो हो सकता है 6-7 क्वेश्चन वो मिल जाए हम लोग को एनटीपीसी में। बाकी बात ग्रुप डी वगैरह जिसका भी तैयारी कर रहे हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से हम लोग नूनोदय कुन्हा के बारे में पढ़ते हैं। तो नूनोदय कुन्हा का आप लोग याद रखिए कार्यकाल जो है वो 1529 ईस्वी से 1538 ईस्वी तक है। ये कार्यकाल हो गया नूनोदय कुन्हा का, किस रूप में, तो गवर्नर के रूप में। उसके बाद यहाँ पर है कि यह अल्बुकर्क का वास्तविक उत्तराधिकारी था। तो याद रखिएगा, पूछा जाएगा प्रश्न कि अल्बुकर्क का वास्तविक उत्तराधिकारी कौन था, तो यह नूनोदय कुन्हा था। और इसने 1530 ईस्वी में कोचीन की जगह गोवा को अपनी राजधानी बनाई। तो ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा कि 1530 ईस्वी में क्या किया, इसने कोचीन को गोवा के रूप में अपना राजधानी बना लिया। कोचीन की जगह क्या कर लिया, गोवा को अपनी राजधानी बना ली। उसके बाद है कि कुन्हा ने मद्रास के निकट सेंथोम तथा बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना करके भारत के पूर्वी तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विकास किया। तो पुर्तगाली वाणिज्य व्यापार का जो विकास किया इसने पूर्वी तट की ओर किया, कहाँ पर, तो मद्रास के निकट सेंथोम तथा बंगाल में हुगली में। ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग पढ़े पुर्तगालियों का देन जो है हमारा भारत में यूरोपियों का आगमन में हम लोग पढ़ेंगे कि पुर्तगालियों का देन क्या क्या भारत को जो पुर्तगालियों से मिला है वो क्या क्या मिला। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि भारत में प्रेस जो है, छापखाना जिसको हम लोग बोलते हैं, प्रिंट बोल सकते हैं, ये पुर्तगालियों का देन है। तो ये भी आप लोग याद रखें, पूछा जाता है प्रश्न की जो भारत में प्रेस ये किसके देन है, तो ये पुर्तगालियों का ही देन है। उसके बाद तंबाकू की खेती जो सर्वप्रथम 1508 ईस्वी में दक्षिण भारत में पुर्तगालियों ने ही शुरू की थी। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा,
तंबाकू की खेती भी पुर्तगालियों ने शुरू की थी, और ये उत्तर भारत में जो है शाहजहां के काल में आई थी ये तंबाकू का खेती। ये भी आप लोग याद रखिएगा। दक्षिण भारत में 508 ईस्वी में, ठीक है, दक्षिण भारत में जो ये तंबाकू की खेती स्टार्ट हुआ था वो पुर्तगालियों के द्वारा 1508 ईस्वी में, लेकिन उत्तर भारत में कब आया? शाहजहां के काल में आया ये। उसके बाद यहाँ पर है कि भारत में जैसे हो गया पपीता हो गया, अनानास हो गया, लीची हो गया, संतरा, आलू, शकरकंद, मूंगफली, काजू, बादाम की खेती, ये सभी क्या है? पुर्तगालियों की देन है। तो इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है, आप लोग ये सब आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा है भारत में पुर्तगाली गवर्नर, इसको हम लोग अच्छे तरीके से रिपीट कर लेते हैं। इससे हम पढ़ लिए इसके बारे में पीछे, अल्मीडा, अल्बुकर्क, नुनो दे कुन्हा के बारे में पढ़ लिए हैं। फिर भी यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा मिलने वाला है, जिसे आप लोग एक बार जरूर देख लीजिए। तो यहाँ पर अल्मीडा का कार्यकाल हम लोग पढ़े थे 1505 से 9 ईस्वी तक था। और यहाँ पर कह रहे कि मिस्र, तुर्की एवं गुजरात के संयुक्त मुस्लिम जल बेड़े को पराजित किया था। तो अल्मीडा ने ही पराजित किया था किसको? तो मिस्र, तुर्की और गुजरात की जो संयुक्त मुस्लिम जल बेड़े थे उसको पराजित किया था। उसके बाद कोचीन का दुर्गीकरण किया था अल्मीडा ने, अभी जस्ट हम लोग पढ़े। केन्नानौर में पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना भी इसी ने किया था। फिर अल्बुकर्क के बारे में अगर हम लोग पढ़ें तो अल्बुकर्क के बारे में अगर पढ़ें तो इसका कार्यकाल हो गया 1509 से 1515 ईस्वी तक। याद रखिएगा, अल्मीडा के बाद अल्बुकर्क ही बना था, दूसरा गवर्नर था ये। तो 1510 ईस्वी में गोवा को जीतकर पुर्तगाली अधिपत्य की स्थापना किया। उसके बाद इसने भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक, ये भी हम लोग पढ़ लिए, दोनों चीज़ पढ़ लिया था हमने। उसके बाद नुनो दे कुन्हा के बारे में अगर हम लोग यहाँ पर फिर से पढ़ें तो इसमें कह रहा है कि इसका कार्यकाल जो है 1529 से 38 ईस्वी तक है। कोचीन के स्थान पर गोवा को राजधानी बनाया, ये भी अभी जस्ट हम लोग ने पढ़ा। पूर्वी तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार, ये भी हम लोग ने पढ़ लिया है। हुगली एवं सेंथोम में पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना, ये सब हम लोग पढ़ लिए हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर पुर्तगालियों का आगमन, तो हम लोग पढ़ लिए। उसके बाद पुर्तगाली के बाद आप लोग को पता है कि डच का आगमन हुआ था, जैसे कि हम लोग उधर रिवीजन किए थे, पढ़े भी थे कि पुर्तगाली के बाद जो आया था वो डच आया था। लेकिन स्थापना का बात करेगा तो पुर्तगाली के बाद स्थापना हुआ है किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का। लेकिन आया है पहले कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले डच आ गया है, ठीक है, यहाँ तक हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं डचों का आगमन। तो डच जो है वो हॉलैंड, नीदरलैंड के निवासी थे। प्रश्न पूछा जाता है कि डच जो है वो कहाँ के निवासी थे? ये हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे। वर्तमान में नीदरलैंड देश जो है उन्हीं के निवासी को हम लोग डच कहते हैं, ठीक है। सर्वप्रथम 1595 ईस्वी में कॉर्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में डचों का पहला अभियान दल सुमात्रा पहुंचा था। सुमात्रा कब पहुंचा था? तो 1595 ईस्वी में। और सुमात्रा द्वीप जो आप लोगों को पता है इंडोनेशिया में स्थित है सुमात्रा द्वीप, तो वहीं पर सबसे पहले 1595 ईस्वी में ये पहुंचा था। कौन? तो इसका नेतृत्व किसने किया था? ये अभियान का नेतृत्व कर रहा था कॉर्नेलियस हाउटमैन। ये भी आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि जो 1595 ईस्वी में जो डचों का पहला अभियान सुमात्रा आया था, उसका नेतृत्व किसने कर रहा था? कौन कर रहा था? ये कर रहे थे कौन? कॉर्नेलियस हाउटमैन। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद हमारा है कि 1602 ईस्वी में विभिन्न डच कंपनियों को मिला करके हॉलैंड की सरकार ने यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से एक व्यापारिक संस्थान की स्थापना की है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं कि 1602 ईस्वी में जो विभिन्न डच कंपनियों को मिलाकर, जो जितना भी डच कंपनियां थी सबको मिलाकर जो हॉलैंड सरकार है, नीदरलैंड की सरकार, उसने क्या किया कि यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से एक व्यापारिक संस्थान की स्थापना की, ठीक है। तो आगे बढ़ते हम लोग अब। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं डचों का आगमन में आगे। तो कह रहे कि सर्वप्रथम 1605 ईस्वी में डच नौसेना नायक, जो 1605 ईस्वी में डच नौसेना नायक है, इसका नाम देखिए क्या है? वां देर हेग ये नाम है, के नेतृत्व में डचों का पहला अभियान दल भारत को भेजा और पूर्वी तट पर स्थित मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। तो प्रश्न पूछा जाता है कि डचों ने भारत में पहला अपना फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? ये मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कब? तो 1605 ईस्वी में। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि 1610 ईस्वी में इन्होंने पूर्वी तट पर स्थित पुलिकट को अपनी फैक्ट्री बनाई है। तो 1610 ईस्वी में क्या किया इसने? जो पूर्वी तट पर पुलिकट है, अभी पुलिकट झील भी आप लोग को पता है आंध्र प्रदेश में है, पूर्वी तट पर ही है, और इसी को इसने क्या किया? अपना फैक्ट्री बनाई। उसके बाद कर रहे कि इसने अपना मुख्यालय भी बनाया। तो पुलिकट को अपना फैक्ट्री भी बनाया और वहाँ पर उसने क्या किया? उसका मुख्यालय भी बना लिया।
ये लोग यहाँ स्वर्ण पैगोडा सोने की मुद्रा क्या करते थे, ढालते थे। तो स्वर्ण पैगोडा अर्थात सोने की मुद्रा ढाला करते थे कहाँ पर, डचों के द्वारा, तो वहीं पर पुलिकट के पास, ठीक है, पुलिकट में। ये भी आप लोग याद रखिएगा। पुलिकट झील जो है हम जस्ट अभी बताए कि कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। और पुलिकट झील के पास ही आप लोग को पूछा जाता है कि श्रीहरिकोटा, आप लोग को पता है सतीश धवन केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, वो पुलिकट झील के आसपास है। ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर कुछ न्यूज जो है यहाँ पर ऐड किया हूँ, वो है कि डच गवर्नर वान रीडे ने अपनी राजधानी पुलिकट से नागपट्टनम में बदली। ये भी आप लोग याद रखिए, किसने, तो डच गवर्नर जो था वान रीडे, इसी ने अपना राजधानी क्या किया, पुलिकट से नागपट्टनम में बदल ली। यहाँ भी हम लोग जैसे पढ़े कि जो पुलिकट को किसने बनाया, मुख्यालय बना दिया, जो किसके नेतृत्व में आया था, ये नेतृत्व में आया था, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, द हेग करके नाम है। तो उसके नेतृत्व में जो क्या क्या इसका मुख्यालय जो बना दिया गया, वो बना गया कहाँ, पुलिकट। लेकिन बाद में यहाँ हम लोग पढ़े कि डच गवर्नर जो वान रीडे ने, इसने अपनी राजधानी जो है पुलिकट से कहाँ बना दिया, नागपट्टनम बना दिया। तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि 1653 ईस्वी में, 1653 ईस्वी में डचों ने बंगाल स्थित चिनसुरा में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। तो 1653 ईस्वी में कहाँ अपना स्थापित फैक्ट्री किया, तो याद रखिएगा चिनसुरा में। बंगाल में यह डचों का सबसे बड़ा केंद्र था। तो चिनसुरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि बंगाल में जो डचों का सबसे बड़ा केंद्र था वो कौन सा था, चिनसुरा था, जो कि 1653 ईस्वी में इसने यहाँ पर फैक्ट्री स्थापित किया था। उसके बाद हमारा है कि डच लोग भारत से सूती वस्त्र हो गया, नील, सोरा, कच्चा रेशम, उसके बाद अफीम, नमक और चावल, ये सब निर्यात करते थे। ठीक है, तो ये भारत से निर्यात करते थे कौन, डच लोग। क्या क्या चीज़ करते, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, सूती वस्त्र, नील, सोरा, कच्चा रेशम, अफीम, नमक और चावल का निर्यात करते थे। उसके बाद यहाँ पर कि डच लोग भारत से मसाला निर्यात नहीं करते थे। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि डच जो है वो क्या कर रहे हैं, मसाला का निर्यात नहीं करते थे। मसाला का निर्यात पुर्तगाली लोग करते थे, लेकिन डच यहाँ पर क्या, ये सभी वस्तुओं का निर्यात करते थे लेकिन मसालों का निर्यात नहीं करते थे। उसके बाद हमारा यहाँ पर आ जाता है अंग्रेजी कंपनी का आगमन। तो हम लोग ने क्या क्या पढ़ लिया, सबसे पहले पुर्तगाली का आगमन पढ़ लिया, उसके बाद डच का आगमन पढ़ लिए। अब यहाँ पर आ जाता है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजी कंपनी जो है उसका आगमन। ठीक है, इसका स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था, आप लोग को पता है, यहाँ पर आप पढ़ेंगे भी आगे। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि एलिजाबेथ प्रथम का शासनकाल ब्रिटिश इतिहास काल में स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो एलिजाबेथ प्रथम का शासनकाल जो है वो ब्रिटिश इतिहास में किस नाम से जाना जाता है, स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद कह रहे कि यह कई दृष्टियों में महत्वपूर्ण रहा। इस काल में व्यापारिक उन्नति के लिए भी अनेक प्रयास किए गए हैं। उसके बाद है महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एक विशाल व्यापारिक संघ की स्थापना हुई, जिसका नाम रखा गया द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। इस कंपनी में अनेक शेयर होल्डर थे। ठीक है, तो ये कंपनी का नाम है इतना बड़ा, इसी में अनेक शेयर होल्डर थे। शेयर होल्डर तो आप लोग समझते होंगे, मतलब जैसे कि आजकल के बहुत सारे कंपनियां, उसमें क्या करते हैं कि जो आम जनता है उसमें क्या करता है, अपना पैसा लगा के कुछ पार्ट शेयर, मतलब शेयर करते हैं उसको, जो कि खरीदा जाता है किसी के, आम जनता के द्वारा। शेयर में आप लोग क्या कि जितना पैसा आप लगाइएगा, अगर उस कंपनी को बेनिफिट्स हुआ तो उस पैसा के अनुसार आपको बेनिफिट्स दिया जाएगा। तो अगर उसको उस कंपनी को घाटा लगा तो घाटा के अनुसार आपको भी घाटा लगा। तो ये होता है एक प्रकार का शेयर। तो इसमें कह रहा है कि इस कंपनी में बहुत सारे शेयर होल्डर भी थे। इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें आगे, तो आगे हमारा यहाँ पर आ जाता है कंपनी की पहली यात्रा 1601 ईस्वी में, जब कंपनी के जहाज इंडोनेशिया गए। तो पहला यात्रा जो कंपनी का हो गया, जो हम अंग्रेजी कंपनी, इसका पहली यात्रा कब से स्टार्ट हुआ, 1601 ईस्वी में। याद रखिएगा 1600 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ और 1601 ईस्वी में इसका पहली यात्रा हुआ, जब कंपनी के जहाज इंडोनेशिया गए थे। ठीक है, तो प्रथम अंग्रेजी जहाज जो भारत में आया था, जो उसका नाम क्या है, ये याद रखिएगा, ये रेड ड्रैगन है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ पर सर्वप्रथम 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में कंपनी का पहला प्रतिनिधि मंडल हेक्टर नामक जल जहाज से भारत में सूरत पहुंचा और यहाँ पर अंग्रेजों की पहली अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना की। तो याद रखिएगा, सबसे पहला जो अंग्रेज आया था उसका नाम क्या था, कैप्टन हॉकिंस, जिसने क्या करता, इसने क्या किया था,
सूरत में अपना अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना किया था। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आगे है कि कैप्टन हॉकिंस सूरत से जहांगीर के दरबार में पहुंचा। जहांगीर ने इसे 400 का मनसब तथा खान इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जहांगीर ने खान इंग्लिश खान की उपाधि किसको दिया था, तो हॉकिंस को दिया था, कैप्टन हॉकिंस को। और 400 का मनसब, ये भी इसको उपाधि दिया गया था। खान हो गया, इंग्लिश खान हो गया, 400 का मनसब, ये सभी उपाधि किसको दिया था, कैप्टन हॉकिंस को। किसके द्वारा, जहांगीर के द्वारा। तो आज की वीडियो में इतना ही। फिर अगले वीडियो हम लोग अच्छी तरीके से कवर करेंगे आगे का चीज़, और फिर इसको रिवीजन भी करेंगे जो हम लोग आज पढ़े हैं। तो थैंक यू इतना वीडियो देखने के लिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।